हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। आज हम क्लास 8 का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में, नेशनल मूवमेंट के बारे में। सभी नेशनल मूवमेंट जो कि 1870 से 1947 के बीच के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, कि क्यों राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत पड़ी, किस लिए, क्यों ये जारी किया गया, क्यों चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन, सभी राष्ट्रीय आंदोलनों को अच्छे तरीके से मैं समझाता चलूंगा। आज के चैप्टर में, आज की क्लास में हम एक भी राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। ये क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन जरूर 101% आता है। ठीक है, तो आज हम सीधा चलते हैं अपने। आपके सामने फर्स्ट स्लाइड है और इसमें राष्ट्रीय आंदोलन है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम राष्ट्रवाद का उदय होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग, महात्मा गांधी का आगमन, ठीक है, रॉयल एक्ट, खिलाफत आंदोलन के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आदि के बारे में पढ़ेंगे आज अपने इस चैप्टर के अंतर्गत, जो कि थोड़ा सा लंबा होगा पर लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। यहाँ से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। राष्ट्रवाद का उदय कैसे होने लगा? ठीक है, कि लोगों के अंदर एक राष्ट्र को लेकर के उनके भीतर एक नेशनल मतलब स्वतंत्रता की मांग कैसे उठने लगी, ये सारी चीजें आज हम चैप्टर में जानेंगे। शुरुआती दौर कैसा था? लगभग 100 वर्षों के भीतर अंग्रेजों ने भारत के लोगों के जीवन के लगभग हर पहलू पर कब्जा कर लिया। जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ, कई भारतीयों को लगने लगा था कि इसे हिंदुस्तानी को देश बनाने के लिए अंग्रेज हुकूमत का खत्म होना जरूरी होगा या इसको खत्म करना पड़ेगा, इनकी जड़ों को खत्म करनी होगी। किनकी को? अंग्रेजियों को, फिरंगियों की। इस चैप्टर में आप भारत के लोगों के बारे में, लोगों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ बढ़ते हुए गुस्से के कारण जानेंगे। आप देश में बनाने वाले शुरू की राजनीतिक संगठनों को और खासकर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में आपको बताऊंगा स्टार्टिंग में। ठीक है, मैंने थोड़ी सी डेमो से दे दिया है कि आज क्लास के अंतर्गत क्या जानेंगे। जब महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को कई नदी को जब महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान किया। आप गांधी जी के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर किस तरह से घटना चक्र बदला और जिससे देश का विभाजन हो गया, और आप उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत कैसे आजाद हुआ, किस कारणवश अंतिम क्षणों में भारत के दो टुकड़े हो गए, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के इस चैप्टर में, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, क्वेश्चन 101% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, शुरुआती राजनीतिक संगठन क्या था? कि 1850 के बाद में कई राजनीतिक संगठन बने, उनमें से अधिकतर का निर्माण 1870 और 1880 के दशकों के बीच हुआ। इन 10 साल के अंतर्गत हुआ। ठीक है, वो कौन कौन से अभी बताऊंगा। उनमें से अधिकतर संगठनों को की अगुवाई अंग्रेजी में पढ़े लिखे पेशेवर लोग कर रहे थे। ऐसे संगठनों के कुछ उदाहरण है, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन आदि। इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इन सभी संगठनों के नामों से पता चलता है कि ऐसे मुद्दे को उठाना चाहते थे कि जिसका प्रभाव भारत के हर एक लोग, हर एक सदस्य के पास पहुंचे, कि जिसका प्रभाव हर एक व्यक्ति के बारे में को पता चले। ठीक है, यह बात अलग है कि उनमें से कई संगठन देश के कुछ गिने चुने भागों में भी काम कर रहे थे, उनको आजादी दिलाने, उनको बढ़ोतरी करने, उनको जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट है अंग्रेजी राजों से नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी राज से गुस्से का कारण, एंगर विद द ब्रिटिश राज से। कैसे गुस्से का कारण था? मतलब कि 1870 और 1880 के दशकों में अंग्रेजी शासन से लोगों के असंतोष के कुछ कारण नीचे दिए गए हैं। क्या मतलब था? कि इनके खिलाफ भारतीय लोगों को गुस्सा आने लगा। ये अपने नियम दिन पे दिन और खतरनाक करते जा रहे थे। मतलब क्या था कि और अत्याचार बढ़ाते जा रहे थे किसी ना किसी कारण। ये अपने यहाँ से, मैंने जैसे कि पिछले चैप्टर में बताया है, कि अपने देश को और अच्छे मजबूती और अच्छे डेवलप की ओर यूरोप के अंदर नाम कमाना चाहते थे अपने देश को लेकर के ब्रिटिश लोग। ठीक है, तो 1878 में इन्होंने आर्म्स एक्ट पारित किया। आर्म्स एक्ट का मतलब होता है कि किसी भी भारतीय लोगों या इंसान पर अपने कोई हथियार, पर्सनली हथियार नहीं रखेगा, ये आर्म्स एक्ट होता है। इस कानून ने भारत के लोगों के लिए हथियार रखने का प्रतिबंध लगा दिया था। बताओ, 1878 में वर्नाकुल प्रेस एक्ट का मतलब है
कि कोई, जैसे कि आज के समय में हिंदुस्तान है या द हिंदूज है, जो अखबार थे, अगर ये कोई भी अखबार अंग्रेजों के खिलाफ या फरंगियों के खिलाफ कोई इनके खिलाफ कोई बगावत की या कुछ इनका कोई बुराई करता है या इनके कुछ निजी कामों को दिखाते हैं, तो उसको अखबार को बंद कर दिया जाएगा। बंद करने के साथ साथ उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। ये कानून था। ठीक है, इस कानून ने किसी भी अखबार और उसके प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने का अधिकार सरकार को दे दिया। यदि कोई अखबार कोई विवादित खबर छापता तो ऐसा किया जा सकता था। यहाँ पर विवादित का मतलब होता है कि अंग्रेजी शासन की आलोचना करना। ठीक है, 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लाने की कोशिश की। इस बिल में भारतीय द्वारा किसी भी अंग्रेज या यूरोपीय व्यक्ति का मुकदमा चलाया जा सकता था। इस बिल ने भारत के में अंग्रेज और हिंदुस्तानी जजों के बीच समानता लाने की कोशिश की थी। एल्बर्ट बिल का विरोध किया था किसने? फरंगियों ने। लेकिन गोरों ने इस बिल का विरोध किया और सरकार को इसे हटाने के लिए बाध्य किया। जहां उन्हें लगता था ना भाई अब भारतीय लोग बराबर चाहते हैं और यहाँ पर इतनी पोजीशन बात हुई, तुरंत कोई ना एक्ट अलग तरीके से अलग एक्ट ठोक देते थे। कौन? ये अंग्रेज, ये फरंगी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इसके बारे में जानेंगे। इसकी जड़ कहां से शुरू हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में, जो आज का मुंबई है, कांग्रेस की पहली बैठक बंबई में हुई थी, जिसमें पूरे देश से 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस अंतर्गत तो कांग्रेस में सबसे पहले कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? ठीक है, तो वो 72 लोग हैं। कांग्रेस की शुरुआती नेताओं में अधिकतर लोग बंबई या कलकत्ता के थे। ठीक है, इनमें से कुछ नाम है जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, पूछ सकता है, बरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ जी, रमेश चंद्र जी और एस सुब्रमण्यम अय्यर जी। ठीक है, ये आपके नौरोजी हैं। ठीक है, जिनको दादा कहते थे। राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया क्या है? कांग्रेस में दो तरह के नेता हुआ करते थे पहले। अब इनको, जैसे एक अब 8th क्लास है, तो 8th के क्लास के बेस के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ना कि कोई अलग तरीके से कोई फैक्ट बताऊंगा या कुछ भी। और अच्छे तरीके से फैक्ट से भी अच्छे हैं ये कहानी के रूप में मैंने जो गठित किया है, पॉइंट वाइज जो लिख रखे, सभी चीजों को आप समझते चलोगे। ठीक है, उसमें फैक्ट में क्या है, कहानी नहीं होती, अच्छे तरीके से बताते नहीं है वो। ठीक है, इसमें क्या मैं आपको एक कहानी के रूप में आपको दिमाग में फीड कर रहा हूँ, कब क्या कहाँ कैसी चीजें की जरूरत पड़ी। ठीक है, कांग्रेस में दो तरह के नेता हुआ करते थे। एक समूह था नरम दल, ठीक है, माना जाता था। दूसरे समूह के गरम दल, ठीक है, जो खड़ा जवाब देवे। अपने शुरू के 20 वर्ष में अपने उद्देश्यों के तरीकों के मामले में कांग्रेस का रवैया मध्यवर्गीय था, मार्गी था, यानी यह बीच का रास्ता अपनाती रही। इस दौरान सरकार और प्रशासन में भारतीय लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी ही कांग्रेस के मुख्य मांग में रहती थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कांग्रेस टकराव से दूर ही रहना चाहती थी। ठीक है, इस दौरान कांग्रेस द्वारा उठाई गई मांगों में से कुछ इस तरह, जैसे कांग्रेस चाहती थी कि विधान परिषदों में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। साथ में यह मांग थी कि जिन राज्यों में परिषद नहीं थे वहां पर परिषद बनाई जाए। किसकी मांग थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की। कांग्रेस ने भारत में सिविल सर्विस परीक्षा की, जो आईएएस होते हैं ना, जो आईपीएस आईएएस, उसकी परीक्षा की बात की थी, जो कि सबसे पहले उनको लंदन में परीक्षा हुआ करती थी। ठीक है, जानने वाले योग्य वाली बात है। और इसकी मांग की थी कि ये भारत में ही क्यों ना हो, भारत के लोग भी इस एग्जाम को पार करके इसकी सुविधा के लाभ उठा सके। ठीक है, काफी हद तक इसका कंट्रोल होता था, जैसे कि आज के समय में, और काफी हद तक बढ़िया पैसा था। ठीक है, पेमेंट थी। तो इसका कारण, सबसे मेन कारण यही था कि आईएएस की परीक्षा भी आपकी कहाँ पर, आईएएस आईबीएस की परीक्षा भी आपकी भारत में हो। कांग्रेस ने न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग करने की मांग की, आर्म्स एक्ट के निरस्त करने की मांग की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग कर दी। किसने? अपनी राष्ट्रीय कांग्रेस ने। करों में कटौती, सैनिक खर्चों में कटौती, सिंचाई की अधिक धनराशि की मांग की, नमक दर, विदेश में भारतीय मजदूरों के साथ भेदभाव और आदिवासी स्थिति पर मांग उठाई गई। इसे लिस्ट से पता चलता है कि शिक्षित और कुलीन लोगों का संगठन होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी आम आदमी के हितों की बात करती थी। मध्य मार्गी नेता नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत की खामियों के बारे में जनता का जागरूक करना चाहिए। ऐसे करने के लिए उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे, अंग्रेजी शासन के बुरे प्रभाव को उजागर करना शुरू कर दिया। ठीक है, और स्वराज्य जन्म सिद्ध अधिकार की मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में बताऊंगा बिल्कुल।
ठीक है, कि 1890 के दशक से भारत के कई लोगों ने कांग्रेस की शैली पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। जो राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस है ना, वो कई कई नए नेता आए जो अधिक क्रांतिकारी उद्देश्य के तरीकों पर काम करना चाहते थे, लेकिन जैसे कि बिपिन चंद्र पाल जी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल नाम से सुना होगा ना आपने, ये गर्म दल के नेता थे। लाला लाजपत राय जी ऐसे ही गर्म दल के नेता में से एक थे। वे मध्य मार्गी नेताओं की निवेदन की नीति को आलोचना करते थे। जो गर्म दल के नेता थे, जो गर्म दल के नेता थे, ये जो थे आपके लाल बाल पाल, ये नरम दल के नेताओं की मतलब की आलोचना करते थे, क्योंकि ये मांग नहीं करते थे। ठीक है, इनका मांग क्या था, जो गरम गरम दल के नेता थे ये तो सुनवाई, ये कहते थे कि ये तो सुनते ही नहीं है किसी बात की, क्यों ना हम ही अपनी तरफ से एक अलग पार्टी बन करके, मतलब पार्टी क्या अपना एक गरम दल और नरम दल दो हिस्सों में बट गई थी। तो गरम दल के नेता चाहते थे कि ये मांग की जाए प्रतिदिन इन फरंगियों से, लेकिन नरम दल के क्या थे कि उन्होंने उनकी मांग ये थी कि प्रांतों पर हम राज करें और ऊपर से कंट्रोल अंग्रेजों का था बस। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया आपको, 1929 में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर ली थी। ठीक है, पूर्ण आजादी, फ्रीडम चाहिए हमें। ठीक है, 1929 में, जो कि 1885 में कांग्रेस आपकी बनी थी, संगठन हुआ था, स्थापना हुई थी। 1929, कितने साल हो गए आपको देख लो। ठीक है, 1929 में जाके इन्होंने आजादी की मांग की थी। ठीक है, उनकी दलील थी कि लोगों की अंग्रेजी की अच्छी नीयत पर भरोसा न करके स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने मशहूर मशहूर नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने बोला, और हम इसको लेकर रहेंगे। ये आपके सामने है। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1950। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपके सामने है बंगाल का विभाजन 1905। वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। उस समय अंग्रेजी भारत में बंगाल सबसे बड़ा प्रदेश था, जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ भागों में शामिल थे। ऐसा बताया जाता है कि, या बताया गया है कि प्रशासनिक सहूलियत के लिए विभाजन किया जा रहे थे, प्रशासन करने के लिए, लेकिन अधिकतर समीक्षाओं का मानना है कि असल में बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करने और बंगाल के लोगों को बांटने की नीयत से यह विभाजन हुआ था। ठीक है, आपको सिंपल लैंग्वेज है, आपको समझ में आ रही है बंगाल विभाजन क्यों हुआ था। बंगाल विभाजन का असर क्या हुआ कि पूरे भारत के लोग बंगाल विभाजन से क्रोधित थे। कांग्रेस के हर खेमे में इसका विरोध किया। उस फैसले के विरोध में बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई, प्रदर्शन हुए। बंगाल विभाजन के खिलाफ होने वाले आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा गया। लेकिन बंगाल में इसका असर सबसे अधिक था, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में इसकी गूंज सुनवाई दे रही थी। आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम आंदोलन कहा जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश में क्या कहने जाने लगा, या स्वदेशी आंदोलन को किसको कहा जाता था उस समय। ठीक है, ये सभी क्या बंगाल विभाजन को लेकर के हैं। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के मुख्य लक्ष्य थे अंग्रेजी शासन का विरोध करना था, आत्मनिर्भरता के स्वदेशी उद्यम को बढ़ावा देना था, राष्ट्रवादी शिक्षा और भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देना था। ठीक है, गरम दल के नेताओं ने जन आंदोलन तैयार करने और विदेशी संस्थानों और सामान्य बहिष्कार की बात की। कुछ नेताओं ने अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का वकालत भी की। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कुछ मुसलमान जमींदार और नवाबों द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ठीक है, इसके बाद उस समय परिषद में मुसलमान के लिए कुछ सीटें आरक्षित थी। ठीक है, लीग की मांग थी कि उन सीटों के लिए प्रतिनिधियों को चुनाव करने के लिए केवल मुसलमान को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सरकार ने इस मांग का आसानी से 1909 में मान लिया था। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ? 1907 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। मध्य मार्गी किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ थे। विभाजन के बाद कांग्रेस में मध्य मार्गियों का बोला बाला हुआ, लेकिन 1915 में दोनों गुट फिर से एक हो गए। ये मध्य मार्गी कौन? मतलब जो नरम दल थे और गर्म दल थे। फिर नरम दल और गर्म दल जो कि 1915 में इकट्ठे हो गए, और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ एक्ट में दस्तखत किए। ये इंपॉर्टेंट है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम किसके? लखनऊ पैक्ट में। ठीक है, दोनों पार्टियों ने देश में प्रतिनिधित्व वाली सरकार के साथ मिलकर काम करने का फैसला किए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कहाँ क्या चीजें हो रही, इन सभी को एक तरह से मैंने लिंक करके रखा है। जनता का राष्ट्रवाद, पहले विश्व युद्ध ने भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति में कई बदलाव किए। महंगाई तेजी से बढ़ी थी, जिससे आम आदमी के जीवन में कई समस्याएं उठ खड़ी। युद्ध के कारण हर चीज की मांग बढ़ी थी, जिससे व्यवसायों ने भारी मुनाफा कमाया था। ठीक है, आयत कम होने का मतलब था कि बाजार की हर मांग को भारत के व्यवसाय पूरा कर रहे थे। अब व्यवसाय अपने लिए अधिक से अधिक अवसर
की मांग कर रहे थे। ठीक है, युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में काम करने के लिए यहाँ के गांवों से लोगों की बड़ी संख्या में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था कि जबरदस्ती लड़ो विदेशी। मतलब कि ये क्या था कि 1914 से 1918-19 तक था, प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक है, इसमें क्या था कि अंग्रेजों को सेना, अंग्रेज में कहा इतना दम हो, और फिर दूसरी बात ये हुई कि दम होता हो, दम होएगा भी तो फिर लोग ना इनमें। ठीक, तो भारत के लोगों ने अपनी तरफ से भर्ती में जबरदस्ती ऐड कर तो रहे विश्व युद्ध में, क्योंकि वे जीत जाए फिर से शासन करें। इनकी या युद्ध में लड़ने से पहले भी मांग की कि आप आजाद कर देंगे, पर लेकिन फरंगी टाल गया बात है। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। जब वे लोगों विदेशी जमीन पर गए तो उन्होंने पता चला कि उपनिवेश शक्तियां लोगों पर कैसे कैसे जुल्म कर रही थी। ठीक है, 1917 में रूस का आंदोलन हुआ। इसे किसान और मजदूरों के संघर्ष और समाजवाद के सिद्धांत की खबर भारत के राष्ट्रवादी नेताओं तक पहुंचने लगी। नेक्स्ट आपके सामने महात्मा गांधी का आगमन। सबसे इंपॉर्टेंट है अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए। दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव, रंग भेद का भेदभाव के खिलाफ आंदोलन के कारण वे एक सम्मानित नेता बन चुके थे। भारत आने पर जिस तरह से उनका स्वागत हुआ उससे भी उनके बढ़े हुए कद का पता चलता है। सबसे पहले महात्मा गांधी यहाँ के लोगों की जरूरत और पूरी स्थिति के बारे में समझना चाहते थे। ठीक है, इसलिए पूरे एक वर्ष का समय उन्होंने देश भर में भ्रमण करने में बिताया। उन्होंने सारे देश में घूमे फिरे, कहाँ क्या क्या चल रहा है, कैसी कैसी स्थिति है अपने भारत की। सबसे पहले उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद की सैतानी आंदोलन में हिस्सा लिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान की। किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, रॉयल एक्ट सत्याग्रह, रॉयल एक्ट 1919 में पास हुआ था। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस कानून ने अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगा दी और पुलिस की ताकत बढ़ा दी थी। किसने? रॉयल एक्ट सत्याग्रह ने। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं। गांधी जी ने रॉयल एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से कहा कि 6 अप्रैल 1919 को इस कानून के खिलाफ अहिंसक विद्रोह करें। इस आंदोलन को शुरू करने के लिए कई जगह सत्याग्रह सभाएं की गई। ठीक है, रॉयल एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय आंदोलन बन गया। ये इंपॉर्टेंट है, पहला अखिल भारतीय आंदोलन क्या था? रॉयल एक्ट को कहा गया है। लेकिन इसका असर मुख्य रूप से शहरों तक ही सीमित रहा। पूरे देश में हड़ताल और प्रदर्शन हुए। सरकार ने उस विद्रोह को बर्बरता से कुचलने की कोशिश की। सरकार किसकी? ये फरंगियों की। इससे क्रोधित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस की थी, किसने की थी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उस जमाने में किसी व्यक्ति की सफलता को सम्मान देने के लिए अंग्रेज सरकार नाइटहुड दिया करती थी। यह उपाधि मिलने वाले व्यक्ति के नाम के पीछे सर की उपाधि लग जाती थी, जैसे कि सर जगदीश चंद्र बोस। ठीक है मेरे भाई, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा पर अंग्रेजों द्वारा एक मुस्लिक संधि समझौता थोपा गया। ठीक है, उसको फंसाया गया था, मैं बता दूंगा जब चलेंगे अपने नेक्स्ट बैच में। इससे पूरी दुनिया के मुसलमान में गुस्सा था। भारत के दो भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने उस बात के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि गांधी जी उस आंदोलन में उनका साथ दे। मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को ओटोमन साम्राज्य में स्थित इस्लाम के पवित्र स्थलों का नियंत्रण फिर से मिल जाए। गांधी जी के खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया और गांधी जी इसके जरिए हिंदू मुसलमान को एक मंच पर लाना चाहते थे। किसके? खिलाफत आंदोलन के थ्रू। ठीक है, 1921-22 में ऐसे आंदोलन में गति आ चुकी थी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया और आंदोलन से हिस्सा लिया। कई नामी ग्रामी पेशेवर लोगों ने अपना काम धाम छोड़कर उस आंदोलन में हिस्सा लिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी कपड़े के बहिष्कार के कारण 1920 और 1922 के बीच आयात तेजी से गिरा। ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने स्वदेशी जो था ना, स्वदेशी, उसको अपनाया। ठीक है, विदेशी चीज को इनकार कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया और उससे काफी हद तक की मात्रा में गिरावट आई। ठीक है, और अंग्रेजों की आंख होगी बिल्कुल कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको कैसी किसी प्रकार से बंद करो। अब लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? अधिकतर स्थानों पर ऐसे का आंदोलन अहिंसक रहा, पर लेकिन कुछ लोगों ने महात्मा गांधी की बातों को अपने ढंग से मतलब निकाला और ऐसे अर्थ उनकी अपनी जरूरतों को मेल खाते थे। इनमें से कुछ उदाहरण जैसे कि गुजरात के खेड़ा के पाटीदार किसानों ने लगान की ऊंची दर के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तटीय इलाकों में लोगों ने शराब की दुकानों को घेराबंदी की। नए वन कानून के विरोध
करने के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के आदिवासियों और गरीब किसानों पर वन्य सत्याग्रह हुआ। ठीक है, इसमें सभी नेहरू जी हैं, पटेल जी हैं, एक बनाया गया चित्र है। खिलाफत असहयोग आंदोलन को सिंध और बंगाल में जबरदस्त समर्थन मिल रहा था। पंजाब के गुरुद्वारों में अंग्रेजी की सहायता से भ्रष्ट महंत अपना कब्जा जमाए हुए थे। वैसे महंतों को हटाने की मांग को लेकर अकाली आंदोलन हुआ। ठीक है, उस समय असम की चाय बागानों के मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग शुरू की। उनका नारा था कि गांधी महाराज की जय। ठीक है, ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है। असम की कई लोग गीतों में गांधी जी को गांधी राजा कहा जाने लगा। ठीक है, गांधी जी को 1922 से 1929 की घटनाएं पढ़ लेते हैं। कौन कौन से इवेंट्स थे? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे चोरा चोरी। अगर चोरा चोरी नहीं होती तो काफी पहले ही आजाद हो गया था होता भारत। चोरा चोरी इस घटना का इस गांव के पास एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने गोली चला दी थी। उसके विरोध में भीड़ ने चोरी चोरा के थाने में आग लगा दी। उस घटना में 22 पुलिस वाले मारे गए। इस घटना में से आहत होकर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। अगर ये चीज नहीं होती तो काफी पहले हमारा भारत आजाद हो जाता। ठीक है, जिस प्रकार से जिस जोर से पूरे देश में एक तरफा इस आंदोलन का सपोर्ट किया जा रहा था ना, तो ये बहुत ही तगड़ा आंदोलन था उस समय। उसके बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का आधार बनने के उद्देश्य से कुछ ठोस काम करना चाहते थे। दूसरी ओर कुछ नेता परिषद को चुनाव लड़ना चाहते थे। वे सरकार में शामिल होना चाहते थे ताकि कुछ नीतियों पर अपना असर डाल सके। ठीक है, 1920 के दशक के मध्यकालीन दौर में गांधीवाद नेताओं ने गांव गांव में काम किया, जिससे उनका जनाधार काफी बढ़ गया। उस मजबूत जनाधार का फायदा सविनय अभिज्ञा आंदोलन के दौरान देखने को मिला। ये इंपोर्टेंट है। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। क्रांतिकारी नेता भगत सिंह इसी दौरान सक्रिय थे। ये मैंने उनके बारे में बताया है। ठीक है, इसको पढ़ लेना इन पीडीएफ में। बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये हमारे और इनकलाब जिंदाबाद ये हमारे भगत सिंह ने, वीर भगत सिंह ने बोला था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1927 में कमीशन बनाने का फैसला किया। उस कमीशन के मुखिया का नाम लॉर्ड साइमन था। ये इंपॉर्टेंट है, कौन था? लॉर्ड साइमन। लेकिन उस कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी था। यही तो मेन कारण था विरोध करना कि अपनी अपनी ही चलाएंगे फिर तो। ठीक है, अगर इस कमीशन में भारत के आधे 50% भी अपने लोग होते, सदस्य होते, तो इसको वेलकम करते। लेकिन इसका विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इस कमीशन में भारत का कोई भी सदस्य नहीं था, तो इसलिए इसका विरोध किया गया। कमीशन में भारतीय की अनुपस्थिति में यहाँ की राजनीतिक समूह में काफी गुस्सा था। ठीक है, ये देखो, ये नीचे गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। दांडी मार्च क्या है? उस समय नमक बनाने और बेचने का एक अधिकार सरकार के पास था। यानी सरकार को छोड़कर यदि कोई भी नमक बनाता तो उसे नमक पर टैक्स देना पड़ता था। महात्मा गांधी का कहना था कि नमक ऐसी वस्तु है जिसे गरीब और अमीर हर कोई इस्तेमाल करता है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, इसलिए इसको तोड़ा जाए। ठीक है, ये देखो आपको नमक यात्रा में नमक का उल्लंघन करते हैं, नमक का जो उन्होंने लगा रखा था ना टैक्स वगैरह नमक पर, उसको तोड़ा है किसने? हमारे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इसलिए नमक जैसी जरूरी चीज पर टैक्स लगाना गलत था। गांधी जी ने घोषणा की वे नमक का कानून तोड़ेंगे। अपने अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने साबरमती में दांडी तक की पैदल यात्रा की और दांडी पहुंचकर समुद्र तट से एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक पर टैक्स का विरोध किया। ये शुरू में अंग्रेजों को लगता था कि गांधी जी पर बुढ़ापे का असर हो चुका है। मतलब कहने लगे अंग्रेज कहे यार एक दिमाग से लोग बड़ा बूढ़ा हो रहा, और वे अनगढ़ बात कर रहे हैं। भारत के कई नेताओं को भी ऐसा लगता था। उन्हें लगता था कि नमक जैसी मामूली चीज के मुद्दे पर सबको एकजुट करना असंभव है। लेकिन नमक का इस्तेमाल हर कोई करता है, इसलिए हर कोई इससे प्रभावित होता है। शायद इसलिए नमक आंदोलन के पार जन समर्थन मिला। उस आंदोलन में हर क्षेत्र के लोग आगे आए, जिनमें किसान, आदिवासी, महिलाएं शामिल थी। सरकार ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हजार लोगों को जेल में ठूस दिया, सभी बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रदेशों की स्वायत्तता को सुझाव दिया। 1927 में प्रदेशों के परिषद के चुनाव हुए और कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रदेशों में सरकार बनाई। इतना चीज बदल गई यहाँ टाइम तक। ठीक है, किसके कारण? महात्मा गांधी जी के कारण। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब ये जो विश्व युद्ध हुआ है, इसका महत्वपूर्ण कारण है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कारण है अपने भारत को आजाद कराने में। कांग्रेस नेता हिटलर की आलोचना करते थे।
इसलिए उन्होंने उस युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने का फैसला किया। उस समर्थन के एवज में वे युद्ध के बाद भारत की आजादी चाहते थे, ये अपनी मांग रखी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उस मांग को ठुकरा दिया। उसके विरोध में कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, लीव इंडिया मूवमेंट जो था, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तभी महात्मा गांधी अंग्रेजी के खिलाफ आंदोलन के नए सिरे से शुरू करना चाह रहे थे। गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया था उस समय। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, देख लो ये बाहर लंदन या ब्रिटिश में कैसे कैसे जुल्म उठाए जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग मारे जा रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। महात्मा गांधी और कई अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बावजूद आंदोलन में कोई कमी नहीं आई। किसान और युवाओं ने उस आंदोलन में भारी संख्या में भाग लिया। पूरे देश में सत्ता का प्रतीकों पर हमला किया, टेलीफोन के तार काट दिए गए, कई इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार बना डाली। अंग्रेजी सरकार ने बर्बरता से जवाब दिया। 1943 के अंत तक 90,000 से अधिक लोगों को कैद कर लिया गया था। 1,000 लोग पुलिस की गोली से मार दिए गए, लेकिन अंत में अंग्रेजी राज को झुकना पड़ा। ये इम्पोर्टेंट एक्ट था, इम्पोर्टेंट मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसमें लास्ट अंतिम ही था, करो या मरो का नारा देने वाले भारत के अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, जो इन चीजों को लेकर चल रहे थे सभी को। एक तरफ से आजादी और विभाजन क्या है, इसके बारे में फ्रीडम एंड डिवीजन एंड ऑफ लेसन चल रहे हैं। बस एक दो स्लाइड रह रही है, इसको समझ लेते हैं। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आएंगी एक कहानी के रूप में। ठीक है, वो बातें अलग होती हैं कि दो आपके सामने पॉइंट रख दिए और उनके फैक्ट बताना शुरू कर दिया। अब आपको जब उनकी स्टोरी बे थोड़ी कहानी नहीं पता, तो आपको फैक्ट भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। अलग राष्ट्र की मांग क्या है? 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तरी, पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र प्रदेशों की मांग रखी। 1930 के दशक के आखिरी दौर से लीग हिंदू और मुसलमानों की अलग अलग राष्ट्र के रूप में देखने लगी थी। 1920 और 30 के दशक में उस मानसिकता के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच बड़ा तनाव पड़ गया। ठीक है। 1937 में जब प्रादेशिक परिषदों के चुनाव परिणाम आए, तो मुस्लिम लीग को पूरी तरह से लगने लगा कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, और लीग को लगता था कि भविष्य के किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे में मुसलमानों की छोटी भूमिका ही मिलने वाली थी। 1937 में जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो इस लीग का गुस्सा और बढ़ गया था। ठीक है। 1930 के दशक में मुसलमानों को अपनी तरफ लाने में कांग्रेस विफल रही, इसलिए लीग को अपना जनाधार मजबूत करने का मौका मिल गया था। और जब 1945 में युद्ध समाप्त हुआ, तो अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता को लेकर अपने और कांग्रेस तथा मुस्लिम ने लोगों के बीच बातचीत शुरू कर दी। लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी, ये शुरू से ही पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। ठीक है। जहां भी कोई भी संगठन होता, जहां भी कोई बैठक होती, इन सिर्फ मुस्लिम लीगों की, मुसलमानों की एक ही थी कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। सिर्फ पाक का मतलब है प्योर मुसलमान, बिल्कुल प्योर मुसलमानों का ही वो देश होगा। ठीक है, प्योर मतलब था। कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि 1946 के मार्च महीने में 3 सदस्य आने वाली कैबिनेट मिशन को दिल्ली भेजा गया, ताकि आजाद भारत की रूपरेखा तैयार की जा सके। उस मिशन ने एक ढीले ढाले संघ का सुझाव दिया, जिसमें उसने बहुल क्षेत्रों को कुछ सहायता मिले, लेकिन उस सुझाव में कई बिंदुओं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति नहीं बनी थी, ना बनी। क्या वही है कि उन्होंने पाकिस्तान की मांग कर रखी थी, बस मुस्लिम लीग। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन करने का फैसला किया, और लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का नाम दिया। इस तारीख को कलकत्ता में दंगे भड़क उठे, और कई दिनों तक चलने वाले उस दंगे में हजारों लोग मारे गए, और मार्च 1947 तक उत्तरी भारत के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई। आखिरकार देश का विभाजन हो गया, और भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए राष्ट्र जन्म लिए। ये आपको नेहरू जी दिख रहे हैं, और ये जिन्ना दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह मैं प्रॉपर तरीके से इनको लेकर आऊंगा, और इनके क्वेश्चन कम से कम 25 या 30 क्वेश्चन होंगे, या जिनमें जो इस चैप्टर में से मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, आपके सामने। तो आशा करता हूं आज का चैप्टर, आज का जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है नेशनल मूवमेंट, जितने भी मैंने प्रॉपर तरीके से कहानी के रूप में, क्योंकि क्या है कि 8th क्लास चल रही है, तो 8th के रूप में मैं आपको समझा रहा हूं, ना कि किसी और तरीके से मैं बड़ा चढ़ाकर और बातें आपको मैं बताऊं। ठीक है, ऑलरेडी इतना लिखा हुआ है, तो चैप्टर काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बस।
इसी तरह लगे रहेंगे हम एक तरफ।